नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 14 सितंबर है और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर का दौरा किया। उन्होंने मिजोरम में एक नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर में शांति के लिए लोगों से सद्भाव बनाए रखने की अपील भी की। पीएम मोदी असम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 18,530 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल जैसी परियोजनाएं शामिल है। प्रधानमंत्री 5 राज्यों के दौरे के दूसरे दिन आज असम में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, इनमें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी शामिल है। असम के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कोलकाता और फिर बिहार भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल है। वह नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में असम बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। असम के बाद कोलकाता और बिहार दौरे की योजना। इसके बाद सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन करेंगे और सैन्य बलों के कमांडरों को संबोधित करेंगे। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। एक माह में दूसरा बिहार दौरा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री एक माह के भीतर ही दूसरी बार 15 सितंबर को बिहार दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वह राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। यह बोर्ड उत्पादन और नई तकनीक के विकास को बढ़ावा देगा, कटाई के बाद के प्रबंधन को मजबूत करेगा, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा और मखाना के बाजार, निर्यात और ब्रांड विकास को सुगम बनाएगा। पूर्णिया में हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री पूर्णिया में हवाई अड्डे के अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में यात्री संचालन क्षमता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश। भागलपुर के पीरपैंती में ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जो बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस दौरान पीएम 2,680 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला भी रखेंगे। रेल परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की भी योजना। रेल संपर्क में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अन्य परियोजनाओं के अलावा वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 35,000 ग्रामीण लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 5,920 शहरी लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश समारोह में हिस्सा लेंगे और कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। देश की दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि वैष्णो देवी यात्रा फिर स्थगित। श्रद्धालु निराश, होटल कारोबारी और दुकानदार भी मायूस। मौसम ठीक होने का इंतजार। श्री माता देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को फिर स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर इस सूचना को पोस्ट कर भक्तों से अनुरोध किया है कि वे अगले आदेश की प्रतीक्षा करें। मौसम फिर माता वैष्णो देवी की यात्रा में बाधा बना है। 26 अगस्त को भारी बारिश और भूस्खलन के बाद से बंद यात्रा 14 सितंबर से शुरू की जानी थी, लेकिन शनिवार शाम को बारिश शुरू होने के बाद श्री माता देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को फिर स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर इस सूचना को पोस्ट कर भक्तों से अनुरोध किया है कि वे अगले आदेश की प्रतीक्षा करें। बता दें कि रविवार से यात्रा शुरू होने की सूचना पाकर हर कोई उत्साहित था। देश भर से यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का यहां आना शुरू हो गया है। शनिवार को लगभग 1,000 श्रद्धालु कटरा पहुंचे। कटरा में दुकानों के साथ ही अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुलना शुरू हो गए। वहां के सभी दुकानदारों ने बताया कि करीब 20 दिन दुकानें बंद रहने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। होटल के मालिकों ने भी कहा कि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए होटलों में साफ सफाई का काम लगातार चल रहा था कि शनिवार शाम को पता चला कि यात्रा स्थगित हो गई है। ये सुनकर काफी निराशा हुई। आगामी 22 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र में मां वैष्णो की यात्रा में यात्रियों की संख्या अधिक देखने को मिल सकती है। मगर अब यात्रा कब शुरू होती है, सभी इसी का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जिला खंडवा से मां वैष्णो के दर्शन के लिए धर्मंगरी कटला पहुंचे श्रद्धालु मुकेश कुमार, कृष्ण सिंह, राधा कुमारी, विपिन सिंह आदि ने कहा कि मां वैष्णो की यात्रा शुरू होने का समाचार जैसे ही प्राप्त हुआ तो वह सीधे कटला पहुंचे हैं। अब यहां पहुंचकर पता चल रहा है
कि यात्रा फिर से स्थगित कर दी गई है। दिल्ली से आए श्रद्धालु संजय सिंह, मनीष कुमार, दया कुमारी, ज्योति सिंह आदि ने कहा कि वह बीते वीरवार को मां वैष्णो की यात्रा को लेकर कटरा पहुंचे थे। यहां पर पहुंचकर पता चला कि रविवार से यात्रा शुरू हो रही है। हम सभी उत्साह से भर गए, लेकिन रविवार देर शाम यात्रा स्थगित होने की सूचना पाकर मायूसी छा गई। इसी तरह देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं का कटरा आना जारी है। तो अब देखिए नेपाल का ब्रेकिंग न्यूज। नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख बनी सुशीला कार्की, राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई है। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। नेपाल में पहली महिला प्रधानमंत्री, नेपाल को अपनी पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री मिल गई है। सुशीला कार्की को इस पद की शपथ दिलाई गई है। भारत ने भी इस नई सरकार का समर्थन किया है और उम्मीद जताई है कि इससे नेपाल में शांति और स्थिरता आएगी। नेपाल में नया प्रधानमंत्री, नेपाल में सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिससे वहां शांति बहाल होने की उम्मीद है। नेपाल में युवा पीढ़ी के हिंसक प्रदर्शनों के बाद उपजे राजनीतिक संकट के बीच शुक्रवार को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की कमान सौंप दी गई। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। इससे पहले नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया था। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई है। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, काठमांडू के मेयर बालेन शाह, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश सिंह रावत उपस्थित रहे। माना जा रहा है कि सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के बाद नेपाल में अंतरिम कैबिनेट आज रात ही पहली बैठक कर सकती है। राष्ट्रपति ने यह नियुक्ति संविधान की धारा 61 का हवाला देते हुए की। धारा 61(4) के अनुसार राष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य संविधान का पालन और संरक्षण करना तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना है। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति के कार्यालय शीतल निवास में दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक चली उच्च स्तरीय बैठक में संसद को भंग करने और कार्की को शपथ दिलाने पर सहमति बनी। जेएनजी के प्रतिनिधियों ने 2 दिन से चल रही वार्ता में स्पष्ट किया था कि संसद भंग किए बिना वे नई सरकार का गठन स्वीकार नहीं करेंगे। शुक्रवार को दिन भर हुए विचार विमर्श के बाद पौडेल ने शाम को सुशीला कार्की को निर्णायक वार्ता के लिए शीतल निवास बुलाया। इस बैठक में अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल, रमन करण और जेएनजी समूह की ओर से सुदन गुरुंग उपस्थित थे। इसके अलावा खबर आई है कि बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर में कथित तौर पर फायरिंग हुई है, जिसमें गोल्डी बरार गैंग का हाथ बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त ट्रैफिक अजय चौधरी ने बताया, वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस 125 ओएसवीडी कैमरे और लगाएगी। अभी तक 125 ओएसवीडी कैमरे लगे हुए हैं। अब इन कैमरों की संख्या 250 हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन पर हमले के दौरान रूसी ड्रोन रोमानिया में घुस गए, जिसके बाद वहां के लड़ाकू विमानों को सक्रिय किया गया। देखते रहिए इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज हमारे चैनल पे और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।